गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट 1 इकोनॉमिक्स की आज की क्लास में हम स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस की स्टडी करेंगे। स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस की ई लेक्चर सीरीज का आज ये फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्टली तो हम ये बात करते हैं कि स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई या इनका प्रयोग किस प्रकार से किया या किसने किया। देखिए, अगर सोशल साइंसेस की हम बात करें तो सोशल साइंसेस में इन दोनों शब्दों का प्रयोग समाजशास्त्री ऑगस्ट काम्टे के द्वारा किया गया। लेकिन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में इन दोनों शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम जे.एस. मिल ने किया। जे.एस. मिल के पश्चात कई अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इन शब्दों को लेकर और इनके अर्थ को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद है। ये जो स्थैतिक और प्रायोगिक विश्लेषण है, इसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र के विश्लेषण की दो शाखाओं या अर्थशास्त्र की अध्ययन विधियों के रूप में करते हैं। अर्थशास्त्र को समझने के लिए या अर्थशास्त्र की प्रगति के लिए इन दोनों शब्दों के अर्थ को समझना काफ़ी आवश्यक है। इसलिए इसकी जटिलता और अर्थ के संबंध में जो विभिन्नता पाई जाती है उसे देखते हुए हम अपने इस ई लेक्चर सीरीज में इनके अर्थ को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्टली हम स्टडी करते हैं स्टैटिक एनालिसिस की, अर्थात स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण या स्टैटिक इकोनॉमिक एनालिसिस की। देखिए, अर्थशास्त्र में स्थैतिक शब्द का अभिप्राय एक ऐसी अर्थव्यवस्था से होता है जिसमें गति तो है परंतु गति की दर समान रहती है। अर्थात स्थैतिक अर्थव्यवस्था में गति की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता और संपूर्ण अर्थव्यवस्था एक निश्चित एवं नियमित गति से चलती रहती है। इसमें समय तत्व की भी कोई भी अजम्पशन लेकर नहीं चला जाता, अर्थात इसमें समय तत्व भी विद्यमान नहीं रहता और समय तत्व से बिल्कुल अप्रभावित होने के कारण ही इसमें उतार चढ़ाव, अनिश्चितता या झटके जैसी कोई भी सिचुएशन उत्पन्न नहीं होती है। ये तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की, लेकिन यदि हम फिजिक्स से के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अर्थात भौतिक शास्त्र की बात करें, तो भौतिक शास्त्र में स्थैतिक शब्द का अभिप्राय हम विश्राम की स्थिति से या सामान्य तौर पर निष्क्रियता या गतिहीन अवस्था से लगाते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में स्थैतिक शब्द का अभिप्राय निष्क्रियता से या विश्राम की स्थिति से नहीं है। यहाँ पर गति तो होगी, यानी वृद्धि तो होगी, चेंजेस तो होंगे, लेकिन रेट ऑफ चेंज जो होगी अर्थात परिवर्तन की जो दर होगी वो स्थिर रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें किसी अर्थव्यवस्था के लिए कि अर्थव्यवस्था स्थैतिक अर्थव्यवस्था है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर नहीं पाई जाएगी, अर्थात वो अर्थव्यवस्था वृद्धि नहीं करेगी, ग्रोथ नहीं करेगी। सिंपली इसका अर्थ ये है कि ग्रोथ रेट सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई इकोनॉमी 3% से ग्रोथ कर रही है, अर्थात 3% की वृद्धि दर से बढ़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो अर्थव्यवस्था हमेशा 3% की वृद्धि दर से ही बढ़ती रहेगी। अर्थात ये रेट ऑफ ग्रोथ है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी। तो ये हुआ स्थैतिक अर्थव्यवस्था का तात्पर्य कि स्थैतिक अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है। देखिए, जो गतिहीनता या मृतप्राय डेडवेट इकोनॉमी की बात की जाती है उसका संबंध स्थैतिक अर्थव्यवस्था से नहीं होता है, बल्कि स्थैतिक अर्थव्यवस्था का संबंध तो ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें गति की दर समान रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक इकोनॉमी में हम ये मानकर चलते हैं कि कुल उत्पादन की मात्रा स्थिर रहेगी, उत्पादन साधनों की मात्राएं भी उद्योग में स्थिर रहेगी, लेकिन उत्पादन क्रिया स्थिर नहीं होगी, वह एक निश्चित दर से निश्चित गति से चलती रहेगी।
अगर हम बात करें डेफिनेशंस की तो हम प्रोफेसर हिक्स की डेफिनेशन देख सकते हैं। प्रोफेसर हिक्स ने स्टैटिक इकोनॉमी को परिभाषित करते हुए कहा है कि मैं आर्थिक सिद्धांतों के उन भागों को स्थैतिक अर्थशास्त्र कहता हूं जिनमें हमें तिथिकरण की आवश्यकता नहीं होती, डेटिंग की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात स्टैटिक इकोनॉमी में समय तत्व की हमें ज़रूरत नहीं होती। प्रोफेसर पीगू ने तो इसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा कि जिन बूंदों से मिलकर झरना बनता है वह सदैव बदलती रहती है, किंतु झरने का स्वरूप वही बना रहता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था स्टैटिक इकोनॉमी कहलाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टैटिक इकोनॉमी की विशेषताएं अर्थात स्थैतिक विश्लेषण की विशेषताएं। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो इसकी यही है कि साम्य स्थैतिक विश्लेषण का आधार है। देखिए, स्थैतिक अर्थशास्त्र का संबंध किसी क्षण या समय विशेष पर आर्थिक तत्वों के संतुलन की अंतिम स्थिति के अध्ययन से है। और जब हम संतुलन की बात करते हैं तो संतुलन या साम्य कहाँ स्थापित होता है, जहाँ पर जो आपस में अपोजिट शक्तियाँ हैं वो बिल्कुल संतुलन में आ जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें साम्य की तो साम्य स्थैतिक विश्लेषण का ही आधार है, क्योंकि साम्य में जो आर्थिक तत्व है वो संतुलन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है स्थैतिक अर्थव्यवस्था एक सक्रिय किंतु अपरिवर्तनशील अर्थव्यवस्था होती है। स्थैतिक अर्थव्यवस्था का अभिप्राय देखिए गतिहीन अर्थव्यवस्था से बिल्कुल भी नहीं है। यह एक सक्रिय अर्थव्यवस्था होती है जिसमें दिन प्रतिदिन और वर्ष प्रतिवर्ष आर्थिक क्रियाओं में समान गति से नियमित और शांतिपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि ये अर्थव्यवस्था निष्क्रिय होगी जिसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, चेंजेस होंगे। ये इकोनॉमी एक एक्टिव इकोनॉमी होगी, लेकिन जो रेट ऑफ चेंज है वो स्थिर रहेगी। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति की समय रहित अवधारणा है। देखिए, स्टैटिक इकोनॉमिक एनालिसिस में समय तत्व की उपेक्षा की जाती है और इसमें किसी प्रकार के तिथिकरण की अर्थात डेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी टाइम की हमें ज़रूरत नहीं होती है। यह तो किसी क्षण या समय विशेष में आर्थिक तत्वों के एक साथ जो अचानक साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है उसका विश्लेषण करता है, इसलिए यहाँ हमें समय की अवधारणा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लास्ट है स्थितिकी का संबंध अंतिम स्थिति से है, परिवर्तन की प्रक्रिया से नहीं है। अर्थात जो परिवर्तन की प्रोसेस है उसकी स्टडी स्थैतिक विश्लेषण में नहीं की जाती, बल्कि जो अंत में साम्य की अवस्था या जो अंतिम स्थिति फाइनल सिचुएशन हमें प्राप्त होती है उसी का अध्ययन स्थैतिक विश्लेषण में किया जाता है। इस प्रकार हमने स्टैटिक इकोनॉमिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी उसने स्टैटिक इकोनॉमिक एनालिसिस के अर्थ को और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ स्टैटिक एनालिसिस अर्थात स्थैतिक विश्लेषण के रूप या प्रकार। देखिए, स्टैटिक इकोनॉमिक एनालिसिस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है माइक्रो स्टैटिक अर्थात व्यष्टि स्थितिकी। सेकंड है माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक अर्थात व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी। थर्ड है मैक्रो स्टैटिक अर्थात समष्टि स्थितिकी। और लास्ट है मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक अर्थात समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी। तो 1 बाय 1 हम इन चारों का डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट 2 की स्टडी करेंगे, व्यष्टि स्थितिकी और व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि जो व्यष्टि स्थितिकी है वो क्या है। देखिए, माइक्रो स्टैटिक की जब हम बात करते हैं तो माइक्रो स्टैटिक व्यष्टि आर्थिक मॉडल के विभिन्न आर्थिक चरों के पारस्परिक संबंधों से किसी समय विशेष या
किसी क्षण में संतुलन की जो अवस्था है उसका विश्लेषण करती है। इसके अंतर्गत हम एक समय बिंदु अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम, जो ये एनालिसिस है वो क्या है, समय बिंदु का अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम का एनालिसिस है। तो हम इसके अंतर्गत एक समय बिंदु पर मांग एवं पूर्ति के दिए हुए फलन से जो कीमत निर्धारित होती है उसका अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि ये कीमत कालपर्यंत अर्थात हमेशा बनी रहती है जब तक कि मांग एवं पूर्ति फलन में कोई चेंज नहीं हो जाता। तो हम डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है उसका एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो डिमांड है वो होता है डी इज़ द फंक्शन ऑफ पी, अर्थात डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। इससे हम बोल सकते हैं इक्वेशन 1। और इसी तरीके से सप्लाई इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, अर्थात पूर्ति भी किस पर निर्भर है, कीमत पर निर्भर है। तो पूर्ति भी कीमत का फलन है और मांग भी कीमत का फलन है। मांग और प्राइस में अर्थात डिमांड एंड प्राइस में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जैसा कि आपको पता है कीमत के बढ़ने पर मांग घट जाती है और कीमत के घटने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसी तरीके से जो सप्लाई और प्राइस है उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, क्योंकि प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस के घटने पर सप्लाई भी घट जाती है। इसे हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, और ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पर हम ले लेते हैं वस्तु की मांग व पूर्ति को अर्थात डिमांड एंड सप्लाई को, और यहाँ हम लेते हैं वस्तु की कीमत को अर्थात प्राइस को। अब यहाँ हम डिमांड एंड सप्लाई का ड्रॉ करेंगे। ये डी डी है हमारा डिमांड का जो कि नेगेटिवली स्लॉप्ड है, और ये एस एस है हमारा सप्लाई कर्व जो कि पॉजिटिवली स्लॉप्ड है, और ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं ई बिंदु पर। ई हमारा साम्य बिंदु है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ई साम्य बिंदु के द्वारा हमारे जो कीमत है वो निर्धारित होती है ओ पी, और वस्तु की मांग मात्रा और पूर्ति मात्रा अर्थात वस्तु की जो मात्रा है वो निर्धारित होती है ओ क्यू। देखिए यहाँ पर ये जो मांग एवं पूर्ति के जो सिचुएशंस दी हुई है मांग एवं पूर्ति की, उनके आधार पर जो इस प्राइस का डिटर्मिनेशन हुआ है ये माइक्रोस्टैटिक अर्थात व्यष्टि स्थिति को शो करता है, क्योंकि जब तक इन डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस नहीं होगा तब तक इस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में भी कोई चेंज नहीं होगा, ये हमेशा बनी रहेगी। तो ये हुआ हमारा व्यष्टि स्थिति की अर्थात माइक्रोस्टैटिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड की, जो है हमारा माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक अर्थात व्यष्टि तुलनात्मक स्थिति की। ये क्या है, देखिए जो माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक या व्यष्टि तुलनात्मक स्थिति की है वो व्यष्टि विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें विभिन्न समय बिंदुओं पर व्यष्टि मात्राओं के पारस्परिक संबंधों से स्थापित विभिन्न साम्य स्थितियों की तुलना की जाती है। अर्थात इसमें हम केवल एक साम्य की बात ना करके जो व्यष्टि वेरिएबल्स हैं, माइक्रो वेरिएबल्स हैं, उनके विभिन्न साम्यों की बात करते हैं। अर्थात हम इसमें एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर जाते हैं। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें हम दो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स की या दो संतुलन अवस्थाओं की तुलना करते हैं। मार्शल ने तुलनात्मक स्थिति की विश्लेषण का ही सहारा लिया था। फॉर एग्जाम्पल डिमांड एंड सप्लाई की जो हमने बात की, तो देखिए फर्स्ट जो हमने डिमांड एंड सप्लाई का लिया था इक्वेशन वो ये था डी इज द फंक्शन ऑफ प्राइस एंड एस यानी सप्लाई आल्सो इज द फंक्शन ऑफ प्राइस।
ये हमारी इक्वेशन 1 थी और ये हमारी इक्वेशन 2 थी। अब हम ये मानते हैं कि जो मांग और पूर्ति की दशाओं में जो दी हुई दशाएं हैं उनमें से मांग की दशा में कोई चेंज हो जाता है तो पूर्ति एवं मांग के साथ साथ कीमत का भी नया साम्य स्थापित होगा। अर्थात अब जो नई इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी D1 इज द फंक्शन ऑफ P1 और S1 इज द फंक्शन ऑफ P1। ये हमारी थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन हो गई। और इस बार जो इक्विलिब्रियम होगा वो होगा D1 इक्वल्स टू S1। यहाँ इक्विलिब्रियम था D इक्वल टू S। इसे हम डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी डायग्राम में देखिए हम ये चेंज कर देते हैं कि जो हमारी मांग दशाएं हैं वो परिवर्तित हो गई है। सपोज कीजिए कि जो मांग है वो बढ़कर DD से D1 हो गई। ये आपको बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचनी है इसके, DD का रुके बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए D1 तो इस सिचुएशन में देखिए जो D1 कर्व है वो SS कर्व को अर्थात सप्लाई कर्व को कहाँ काट रहा है, एक नए बिंदु पर काट रहा है। इसे हम दे देते हैं E1 का नाम। तो यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम E से चेंज होकर E1 हो गया है और इस स्थिति में जो मांग एवं पूर्ति की मात्रा है वो OQ से बढ़कर OQ1 हो गई है और जो हमारी प्राइस है वो OP से बढ़कर OP1 हो गई है। तो इस सिचुएशन में जब हम ये दो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है E एंड E1, इन दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट्स का या संतुलन अवस्थाओं का हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे तो इसे ही हम व्यष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी कहेंगे। इसे हम व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी क्यों कह रहे हैं? देखिए व्यष्टि तो इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ हम माइक्रो वेरिएबल्स की व्यष्टि वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की पार्ट है, माइक्रो वेरिएबल से, इसलिए यहाँ हम व्यष्टि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और तुलनात्मक शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, दो संतुलन बिंदुओं की तुलना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ हम कंपैरेटिव शब्द का उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी कह रहे हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ स्थैतिक विश्लेषण के जो दो फर्स्ट ग्रुप है व्यष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर व्यष्टि स्थितिकी और व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी, उनकी स्टडी कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर स्थैतिक विश्लेषण के जो दो प्रकार है, समष्टि स्थितिकी और समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी, उनका। और इसके साथ ही साथ हम स्थैतिक अर्थशास्त्र के महत्व और उसकी सीमाओं का भी अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।